गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 12 के कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए, जैसे पहला न्यूमेरिकल कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, किसी पारदर्शी पट्टिका पर कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी पट्टिका पर कोई प्रकाश किरण 60 डिग्री प्राप्त होती है, 60 डिग्री पर आपतित होती है। तो वह पूर्णतः ध्रुवित हो जाती है। तो ध्रुवण कोण, बूस्टर कोण भी बोल सकते हैं इसको। तो ध्रुवण कोण व अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, किसी पारदर्शी पट्टिका पर कोई प्रकाश किरण 60 डिग्री आपतित होती है तो वह पूर्णतः ध्रुवित हो जाती है। तो अपवर्तनांक होगा, यहाँ पर। तो अपवर्तनांक वह अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ब्रूस्टर नियम से देखते हैं। सबसे पहले आपको दे क्या रखा है, थीटा का मान। आंसर में क्या लिखेंगे, पहले क्या दे रखा है वो देखिए। तो थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री। पूछा क्या है, म्यू पूछा है अर्थात अपवर्तनांक, और एक अपवर्तन कोण अर्थात आर की वैल्यू पूछी है। तो ब्रूस्टर नियम क्या कहता है वो देखो। tan IP इक्वल म्यू। अब इसको आप IP भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, IP, ध्रुवण कोण दे रखा आपको ये। तो tan 60 म्यू। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 लिख देते हैं, चूँकि tan 60 इक्वल √3, इसलिए म्यू बराबर क्या आ गया आपके पास, √3 आ गया। अब साथ में ये तो अपवर्तनांक हो गया, साथ में क्या पूछा, अपवर्तन कोण। तो ये पूर्णतः ध्रुवित हो जाती है। तो इस अवस्था में क्या बताया गया है, याद हो तो थ्योरी में, कि यदि कोई प्रकाश किरण विशेष कोण पर पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाती है तो उस अवस्था में परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे क्या होती है, लंबवत। अर्थात IP प्लस R की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। IP की वैल्यू आपको दे रखी है 60 डिग्री प्लस R 90 डिग्री। तो R बराबर 90 माइनस 60, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। तो ये इस प्रकार अपवर्तन कोण हमने प्राप्त कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि दो पोलराइड शीट के अक्ष के मध्य
मध्य कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो परिणामी तीव्रता वह प्रारंभिक तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो परिणामी तीव्रता में प्रारंभिक तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है? दो पोलराइज्ड शीट है। जैसे ही दो पोलराइज्ड शीट आ जाए, इसका अर्थ है मेलस नियम से पूछा गया है। तो पहले आपको इसमें क्या दे रखा है? आंसर में क्या लिखेंगे? पहले प्रश्न में क्या दे रखा आपको? थीटा की वैल्यू देखिए 30 डिग्री। और क्या पूछा है? परिणामी तीव्रता और प्रारंभिक तीव्रता का अनुपात पूछा है, I/I0। तो देखिए मेलस नियम से, तो देखिए मेलस नियम क्या कहता है? मेलस नियम कहता है I=I0 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो आपको तो अनुपात ज्ञात करना है, तो I0 भाग मिल जाते हैं। I/I0 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? 30। चूँकि cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 क्या होती है? cos 30 की वैल्यू ध्यान में हो तो √3/2। इसलिए I/I0 cos स्क्वायर, सॉरी cos की वैल्यू रखते हैं √3/2 की होल स्क्वायर। तो क्या आएगा? I/I0 √3 की स्क्वायर 3। तो परिणामी तीव्रता का अनुपात कितना आ गया? 3/4 आ गया। ठीक है। अब देखिए, कई बार इसी के स्थान पर एक क्वेश्चन इस प्रकार बना दिया जाए, जैसे ये तो आपको समझ में आ गया कि 30 डिग्री पर जो आपके पास तीव्रता प्राप्त होती है वो I0/2 प्राप्त होती है। तो इसके आधार पर भी आपको परिणामी तीव्रता में अनुपात पूछा जा सकता है। ठीक है ना? तो कोई इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आएंगे। अगला देखो क्वेश्चन, कोई प्रकाश किरण वायु से किसी पारदर्शी माध्यम में 45 डिग्री पर आपतित होती है। 45 डिग्री पर आपतित होती है। क्या कह रहा है? कोई प्रकाश किरण वायु से किसी पारदर्शी माध्यम में 45 डिग्री पर आपतित होती है, तो उसके अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो उसके अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रकाश किरण वायु से
तो आंसर में पहले लिखते हैं वायु से, और आपको एक कोष्ठक में वैल्यू दे रखी है, दूसरे माध्यम में अन2 का अपवर्तनांक दे रखा है √2। कितना दे रखा है? √2। तो आंसर में क्या लिखते हैं कि वायु से प्रकाश किरणें किसी माध्यम पर आपतित होती है, वो भी कितने डिग्री और 45 डिग्री पर। तो आपतन कोण कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करना है। तो आंसर में क्या लिखेंगे? वायु से दे रखा है तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है सदैव? 1। यदि नहीं दे रखा हो तो हमेशा 1 माना जाता है, लगभग होता ही 1.003 होता है, तो लगभग 1 मानते हैं इसको। इसी प्रकार N2 की वैल्यू आपको दे रखी है √2। आपतन कोण I का मान दे रखा है 45 डिग्री, और अपवर्तन कोण R का मान आपको पूछा गया है कि R की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो N1 है, N2 है, I है और R है। तो R का मान ज्ञात करना है। तो इस दिए गए मान के आधार पर आपको ये पता होना चाहिए भी कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए। N1 है, N2 है, I और R है। तो इससे संबंधित कौन सा फॉर्मूला होता है? स्नेल नियम होता है। तो क्या लिखेंगे? स्नेल नियम से, स्नेल नियम से। तो स्नेल नियम क्या होता है? sin I अपॉन sin R N2 अपॉन N1। तो sin I की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 45 डिग्री। sin R N2 की वैल्यू √2, N1 1। अब देखिए sin 45 की वैल्यू क्या होती है वो रखो। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, लिख देते हैं। चूँकि sin 45 1/√2, इसलिए 1/√2 sin R इक्वल √2। तो sin R को इधर ले जाओ, √2 को इधर लेकर आ जाओ। तो क्या गया? 1/√2 गुणा √2 इक्वल sin R। तो sin R बराबर क्या लिख सकते हैं? 1, √2 को √2 से गुणा करोगे 2। तो अब आपको R की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इधर साइन जाकर इन्वर्स में हो जाएगा, साइन इन्वर्स 1/2। तो साइन का मान 1/2 कितने डिग्री पर होता है? 30 डिग्री पर होता है। तो R की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? 30 डिग्री प्राप्त हो गई। तो क्या दे रखा था? कोई प्रकाश किरण वायु से किसी पारदर्शी माध्यम पर 45 डिग्री पर आपतित होती है तो उसके अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करना था। तो N1 का मान 1 आ गया वायु के लिए, N2 का मान आपको दे रखा है, आपतन कोण 45 डिग्री पर आपतित होती है, R का मान आपको पूछा था। तो इससे संबंधित स्नेल नियम लगता है, हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं अगला टॉपिक, अगला न्यूमेरिकल। अगला क्वेश्चन देखिए, यंग के द्विसलिट प्रयोग से यंग के द्विसलिट प्रयोग से प्राप्त तरंगों के आयाम का अनुपात तरंगों के आयाम का अनुपात 3:2 है। क्या कह रहा है? यंग के द्विसलिट प्रयोग से प्राप्त तरंगों के आयाम का अनुपात 3:2 है। तो अधिकतम आयाम और न्यूनतम आयाम का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें दे रखा है चमकीली व काली फ्रिंज के लिए निम्न मान ज्ञात कीजिए। निम्न मान ज्ञात कीजिए।
तो पहला तो कह रहा है आयामों का अनुपात ज्ञात करना है। तो चमकीली क्या होती है, चमकीली के लिए तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है और आयाम का मान भी क्या होता है, अधिकतम प्राप्त होता है। और काली फ्रिंज अदीप्त, तो उसके लिए आयाम का मान न्यूनतम प्राप्त होता है। तो उस अवस्था में आयामों का अनुपात क्या होगा, आयामों का अनुपात, और अपने अनुसार लिखते हैं। तो इसका अर्थ है आर मैक्सिमम और आर मिनिमम का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरा भाग है इसमें, वो क्या दे रखा है, तीव्रताओं का अनुपात। किसका अनुपात है, तीव्रताओं का अनुपात, अर्थात आई मैक्सिमम और आई मिनिमम, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको दो तरंगों के आयाम का अनुपात दे रखा है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, कि आपको क्या दे रखा है, तो हमें A1/A2 की वैल्यू दे रखी है 3/2। ठीक है, और अधिकतम आयाम और न्यूनतम आयाम से हमें पूछा है। तो आपने पीछे देखा था अधिकतम आयाम, तो अधिकतम आयाम के लिए क्या लिखते हो आप, अधिकतम आयाम, तो व्यक्तिकरण की गणितीय विश्लेषण में आपने प्राप्त किया था आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या प्राप्त हुई थी, A1 + A2, क्या प्राप्त हुई थी, A1 + A2। ठीक है, और इसी प्रकार इसका मान निकालते हैं। तो आर मैक्सिमम, तो A1 + A2, तो 3 + 2 कितना गया, 5। न्यूनतम आयाम, तो विनाशी व्यतिकरण में प्राप्त होता है न्यूनतम आयाम, और उस अवस्था में आपके पास जो न्यूनतम आयाम का सूत्र प्राप्त हुआ था वो ये था A1 - A2। तो आर मिनिमम, तो 3 - 2 = 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस आधार पर हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम, तो आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई थी, 5, और आर मिनिमम की 1, 5/1, ये अनुपात आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीव्रता का अनुपात, तो देखिए तीव्रता का अनुपात भी ज्ञात करते हैं। तो ये तो शायद समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका सेकंड भाग, तो सेकंड भाग में क्या पूछा गया है, तीव्रताओं का अनुपात आई मैक्सिमम। तो समपोषी व्यतिकरण की अवस्था में तीव्रता का मान अधिकतम प्राप्त होता है, जिसके लिए हमने लिखा था A1 + A2 की होल स्क्वायर, याद हो तो। आयाम से संबंध देखते हैं, तो वैसे तो ये होता है कि A1² + A2², फिर उससे संबंध आपने अधिकतम तीव्रता का अनुपात प्राप्त किया था। ठीक है, तो उसके अनुसार यदि लिखते हैं तो क्या आता है, देखो, या डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, क्या, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम, तो इसको क्या लिख सकते हो, आर मैक्सिमम, आर मिनिमम स्क्वायर। क्यों लिखा है, क्योंकि आपने ये देखा था IKR² था ना, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो कैसे के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो तीव्रता और आयाम से संबंध ये सूत्र बन जाएगा आपके पास। तो आई मैक्सिमम, आई मिनिमम, तो आर मैक्सिमम का मान आपके पास पीछे वाले में 5 प्राप्त हुआ था, 5 की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर, तो इसका अर्थ है 25/1, अर्थात ये आपके पास इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, यंग के द्विस्लिट
प्रयोग में स्लेटों के मध्य की दूरी, स्लेटों के मध्य की दूरी दो mm है, मिलीमीटर है। तो क्या दिया है कि यंग के दिए स्लेट प्रयोग में स्लेटों के मध्य की दूरी 2 mm है जब स्लेटों पर आपतित प्रकाश 8000 एंगस्ट्रॉम, जब स्लेटों पर आपतित प्रकाश 8000 एंगस्ट्रॉम है तथा स्लिट से पर्दे की दूरी 1 मीटर है। पर्दे की दूरी 1 मीटर है। तो फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है, यंग के दिए स्लिट प्रयोग में स्लिटों के मध्य की दूरी। तो स्लिटों के मध्य की दूरी को क्या लिखते हैं, तो आंसर में क्या लिखेंगे, आपको क्या दे रखा है सबसे पहले, तो मध्य की दूरी स्मॉल डी द्वारा लिखते हैं, 2 मिलीमीटर दे रखा है। इसको सबसे पहले किस में बदलते हैं, मीटर में बदलते हैं। तो 2 × 10⁻³ मीटर। फिर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दे रखी है 8000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम लग जाए तो वो तरंग दैर्ध्य होती है, तो लेमडा का मान 8000 एंगस्ट्रॉम। तो इसको मीटर में चेंज करते हैं, तो 8000 × 10⁻10। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको, 8 × 10⁻7 रहेगा, क्यों 3 ये प्लस की है। तो अब ये मीटर में आ गया, किस में आ गया, मीटर में। स्लेटों से पर्दे की दूरी, तो पर्दे की दूरी को किससे लिखते हैं, कैपिटल डी द्वारा, तो वो है 1 मीटर। क्या कह रहा है, फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कीजिए, अर्थात बीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, बीटा की। तो पहले प्रश्नानुसार जो दे रखा है वो लिख लीजिए। ठीक है। अब फ्रिंज चौड़ाई सूत्र से, फ्रिंज चौड़ाई सूत्र से महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है, ध्यान रखना। तो बीटा बराबर आपने क्या निकाला था, लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। ये निकाला था ना, बीटा बराबर लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। तो देखिए और हल करते हैं। बीटा बराबर लेमडा कितना दे रखा था, 8 × 10⁻7। ये रही वैल्यू लेमडा की। कैपिटल डी 1 मीटर दे रखा है, तो गुणा 1। स्मॉल डी 2 × 10⁻3, 2 × 10⁻3। ठीक है। इसके आधार प्राप्त करते हैं, तो ये 4 कट गया, तो 4 × 10⁻7 तो था ही, ये घात ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो बीटा बराबर 4 × 10⁻, सॉरी प्लस की हो जाएगी, तो ये क्या रह गई, 10⁻4। तो बीटा की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है, 4 × 10⁻4 ये प्राप्त हो रही है ना, 2 × 10⁻। ठीक है, मीटर में लिख दो बस, ये आंसर आ गया अपना, कोई दिक्कत नहीं है।
एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे अगला कोई। अगला क्वेश्चन देखो, एक ध्रुवक और विश्लेषक, एक ध्रुवक और विश्लेषक एक ध्रुवक और विश्लेषक के अक्ष, ये अक्ष एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर है, एक ध्रुवक और विश्लेषक के अक्ष एक दूसरे क्या है, समांतर है, तो निर्गत तीव्रता आई नोड प्राप्त होती है। तो निर्गत तीव्रता आई नोड प्राप्त होती है। क्या कह रहा है, यदि ध्रुवक और विश्लेषक के अक्ष एक दूसरे क्या हो, संपाती हो, तो निर्गत तीव्रता आई नोड प्राप्त होती है। यदि विश्लेषक को 45 डिग्री पर घुमा दिया जाए, 45 डिग्री पर घुमा दिया जाए, तो निर्गत तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो निर्गत तीव्रता ज्ञात कीजिए। एक ध्रुवक और विश्लेषक के अक्ष एक दूसरे के समांतर है, तो निर्गत तीव्रता आई नोड प्राप्त होती है। यदि विश्लेषक को 45 डिग्री में घुमा दें, कितनी डिग्री पर है, 45। अब देखिए ध्रुवक, दो पोलराइड शीट लेते हैं, उसमें एक तो ध्रुवक होती है, प्रथम शीट को आप ध्रुवक कह सकते हो, और द्वितीय पोलराइड शीट होती है वो विश्लेषक कहलाती है। तो प्रारंभ में एक दूसरे संपाती हो, तो आपने देखा परिणामी तीव्रता क्या आती है, प्रारंभिक तीव्रता क्या आती है, तुल्य होती है, अर्थात आई नोड प्राप्त होती है। अब यदि विश्लेषक को 45 डिग्री पर घुमा दिया जाए, अर्थात थीटा का मान क्या कर दिया जाए, 45 डिग्री कर दिया जाए, तो आपके पास परिणामी तीव्रता की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो इस अवस्था में आपको पता होना चाहिए कौन सा नियम लगेगा, मेलस नियम। तो मेलस नियम क्या कहता है, आई इक्वल आई नोड को स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45 डिग्री, इसलिए आई इक्वल आई नोड कोस स्क्वायर 45 डिग्री, और कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। इसलिए क्या करेंगे, वैल्यू रखते हैं आई इक्वल आई नोड 1/√2, और कोस पर स्क्वायर था, स्क्वायर लगा देते हैं, आई इक्वल आई नोड 1 की स्क्वायर 1/√2 की 2। तो परिणामी तीव्रता क्या हो गई, प्रारंभिक तीव्रता की आधी प्राप्त हो गई। ठीक है, आगे जो न्यूमेरिकल है अगले नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स, गुड बाय।